हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कोशिका के बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में क्वेश्चंस पूछा हुआ है इसके ऊपर। कोशिका जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जीवधारियों की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि दुनिया का कोई सा भी जीव हो, चाहे वो कितना ही छोटा हो चाहे वो कितना ही बड़ा हो, सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी ये पूछ लेता है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रोबोटुक ने की थी। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रोबोटुक ने। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ये बात सत्य है कि रोबोटुक ने कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी, लेकिन उसने मृत कोशिका के ऊपर की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। आपको यहाँ पर एक चीज बता दें कि यहाँ पर जो ये सन दिया गया है ना, 1674 और 1665, इस पर क्वेश्चन थोड़े से कम पूछते हैं, उसकी जगह एक खोजकर्ता पूछता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कोशिका सिद्धांत जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी एमजे स्लाइडेन ने और जर्मनी के जंतु विज्ञानी थियोडर श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। इस पर क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन व श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यह सिद्धांत कहता है कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव बनाती है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। केंद्रक होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोशिका के अंदर एक मुख्य भूमिका निभाता है केंद्रक। ये चीज पे आपको ध्यान रखना है। कोशिका के प्रकार, कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली हो जाएगी प्रोकैरियोटिक, दूसरी हो जाएगी यूकैरियोटिक। डायग्राम दे देगा आपको और फिर पूछ लेगा इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक है, कौन सा प्रोकैरियोटिक है, तो ये चीज पे आपको ध्यान रखनी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में इस तरीके से अंतर देखा जाएगा, जब आपको याद करना बहुत आसान रहेगा। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक दिया गया और इधर की तरफ यूकैरियोटिक दिया गया। यह एक सरल कोशिका है और यूकैरियोटिक के लिए क्या बोला जाता है? यह जटिल कोशिका है। केंद्रक अनुपस्थित या अल्प विकसित होता है, जबकि इसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लेगा कि केंद्रक किसके अंदर उपस्थित होता है। ऑप्शन दे देगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दोनों में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर 80 राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना और ये केंद्रक का भी याद रख लेना आप। प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि इसके अंदर ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हो जाएंगे जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्म, नीले हरे शैवाल, और इसके उदाहरण हो जाएंगे पादप एवं जंतु। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर। इनको कंपेयर करके आप याद कीजिए, बहुत आसान है इनको याद करना। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्वेश्चन सीधा ऐसे के ऐसे पूछ लेता है कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए और सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए।
तो ये याद करके चलना है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु। ये चीज भी आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। तो आपको यहाँ पर माइकोप्लाज्मा का डायग्राम इस तरीके से नजर आ रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, तो ये शुतुरमुर्ग है और ये इसके अंडे दिए गए हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी शुक्राणु। शुक्राणु का डायग्राम इस तरीके से होता है। और जो सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी वो हो जाएगी अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी वो हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इनके ऊपर, सीधा ऐसे के ऐसे पूछता है, कुछ भी नहीं घुमाता है। कोशिका आपको यहाँ पर ये वाला डायग्राम दे दे कि ये कौन सा है, पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है, तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके का डायग्राम देगा तो ये पादप कोशिका हो जाएगी, तो ये जंतु कोशिका हो जाएगी। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है। कोशिका संरचना, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ये चीज पे आपसे पूछ लेता है कि कोशिकांग किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, उन्हें कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग का डायग्राम आपको इस तरीके से याद रखना है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो ये लिक्विड लिक्विड रहता है ना इसके बीच में, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म ना। और जो एक कोशिका चारों तरफ से घिरी हुई है ना, इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और ये डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का आपने बचपन से पढ़ा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हो जाएगा। इसके अंदर केंद्रक भी प्रेजेंट होता है, डीएनए होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, इसको भी आप याद करना है। और ये लाइसोसोम है, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये इसके अंदर राइबोसोम्स हैं। ये वाला डायग्राम आपको इस तरीके से याद रखना है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और क्या क्या एब्सेंट होता है कोशिकांग के अंदर। कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो जाएगा कोशिका झिल्ली, दूसरा हो जाएगा कोशिका द्रव्य, तीसरा हो जाएगा केंद्रक। यहाँ पर जो ये डायग्राम दिया गया है ये है कोशिका झिल्ली का। और जो ये साइटोप्लाज्म होता है ना, लिक्विड पदार्थ होता है जिसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। और जो ये केंद्रक होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिका झिल्ली किस किस की बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन की। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोशिका झिल्ली होती है ना, वो पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि कोशिका के अंदर पदार्थों का नियंत्रण कौन करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना, अतः इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ही निर्धारण करती है पदार्थों को, किसको बाहर जाना है किसको अंदर रहना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली के अंदर पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह केवल पादपों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित रखने में सहायक है, आकार एवं आकृति बनाए रखने में भी सहायक है। तो ये चीज पे आपको ध्यान रखनी है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि पेड़ों को कठोरता कौन प्रदान करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अब आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि किसके अंदर कोशिका किसकी बनी हुई होती है। जंतु के अंदर लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यहाँ पे प्रोटीन आ जाएगा। पादप के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और जो कवक होते हैं ना, इसके अंदर काइटिन की बनी होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लिया है पहला। दूसरा पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है।
इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्वेश्चन को इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये हमारी कोशिका भित्ति है और केंद्रक क्या हो जाएगा, हमारे कोशिका के बीच में उपस्थित होता है। और साइटोप्लाज्म किसे कहा गया है, जो ये द्रव पदार्थ है ना इसके अंदर, इसी को एक साइटोप्लाज्म कहा गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त नहीं होता है। कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं। अब इनके नाम भी याद रखना है और क्रमशः इनके बारे में एक एक के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहला हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक, दूसरा हो जाएगा राइबोसोम, तीसरा हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, चौथा हो जाएगा लाइसोसोम, पांचवा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, छठा हो जाएगा प्लास्टिक, सातवां हो जाएगा वैक्यूल, आठवां हो जाएगा सेंट्रोसोम। सबसे पहले पढ़ते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह दो प्रकार की हो जाएगी, पहली हो जाएगी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरी हो जाएगी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको SER भी दे दिया जाएगा आपको शॉर्टकट में, और इसको RER भी कहा जाता है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ना, यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये चीज पे आपको ध्यान रखनी है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, छोटे छोटे जो डायग्राम में ये दिए गए ना, इनको क्या कहा गया है, राइबोसोम कहा गया है। ये जो डायग्राम दिया गया है ना, ये दिया गया है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और ये दिया गया है ना बीच में, इसको क्या कहा जाता है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और ये यहाँ पे केंद्रक है। ध्यान रखनी है, डायग्राम को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको डायग्राम याद रहेगा ना तो थ्योरी आपको ऐसे कैसे याद हो जाएगी, समझने में आपको आसानी रहेगी डायग्राम से। दूसरा दिया गया है राइबोसोम। इसकी खोज पैलेड ने की 1955 में की थी। यह पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो किसके अंदर पाए जाते हैं, पादप व जंतु दोनों में पाए जाता है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल की बनी होती है। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है राइबोसोम के अंदर, और ये हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे दिए गए ना, इनको क्या कहा जाता है, राइबोसोम। डायग्राम से आप थ्योरी याद कर लोगे, लेकिन थ्योरी से डायग्राम नहीं याद कर सकते। राइबोसोम यह दो प्रकार के होता है। पहला हो जाएगा 70S, दूसरा हो जाएगा 80S। ये 70S होता है ना, ये आकार के अंदर छोटे होते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया। और जो 80S हो जाएंगे, ये आकार के अंदर बड़े होते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा विकसित पौधे व जंतुओं में। तो ये प्रोकैरियोटिक का डायग्राम दिया गया है, ये यूकेरियोटिक का डायग्राम दिया गया है। बस आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं ना, ये आकार में छोटे होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसके अंदर आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना है। और 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं ना, ये आकार में बड़े होते हैं, और इसके उदाहरण हो जाएंगे विकसित पौधे व जंतुओं में। आगे पढ़ते हैं गोल्जी उपकरण या गोल्जी का है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने कहा। ये तो आपको ऐसे कैसे याद हो जाएगा कि गोल्जी एक वैज्ञानिक था, इसने गोल्जी काय की खोज की थी। कब की थी, 1898 में। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। इसका डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है कि गोल्जी काय का डायग्राम इस तरीके से बनता है। आगे यहाँ पर पढ़ते हैं लाइसोसोम। इसकी खोज क्रिश्चियन डी डवे ने की थी, 1958 में की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है, तो यह उस अंग को नष्ट कर देगा। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है, तो यह फट जाता है।
जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? जब हमारे शरीर के अंदर कोशिका कार्य करना बंद कर देती है तो पूरी कोशिका फट जाती है, एक साथ नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है। लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। माइटोकॉन्ड्रिया जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, 1890 ईस्वी में की गई थी। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार तथा सूत्राकार रचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा इन उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। देखिए जो इसके अंदर ये उभार दिए गए हैं ना कुछ इस तरीके से डायग्राम में, इनको क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिका श्वसन के अंदर एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसका कार्य हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका के भीतर श्वसन तथा एटीपी का निर्माण करना। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कोशिका के भीतर श्वसन व एटीपी का निर्माण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों करता है? क्योंकि ये ऊर्जा का ग्रह कहलाता है, इसलिए। आगे हम पढ़ते हैं प्लास्टिड लवक। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। आपको इसका ग्रीन ग्रीन डायग्राम देख के भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये पादपों में ही पाया जाता है। इसको 3 किस प्रकार से बांटा गया है? हरित लवक, अवर्णित, वर्णित। तो आगे इनके बारे में भी पढ़ते हैं। प्लास्टिड हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे तो यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक की वजह से ही पौधे होते हैं ना जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अवर्णित लवक यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। हरित लवक होता है ना वो वहाँ पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, और अवर्णित लवक हो जाएगा ना वहाँ पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। जैसे जड़ें हो जाएंगी, भूमिगत तना, यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला कौन सा लवक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवर्णित लवक। वर्णित लवक यह रंगीन लवक है, और ये कौन सा हो जाएगा? रंगहीन, मतलब बिना रंग का। यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे पुष्प, बीज आदि। जो टमाटर होता है ना वो लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। गाजर होती है वो कैरोटीन की। चुकंदर के अंदर विटामिन होता है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। आगे पढ़ते हैं रसदानी। यह निर्जीव रचना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। रसदानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाया जाता है। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये वैक्यूल होते हैं ना, ये पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। रसदानी जंतुओं में छोटी होती है और पादपों में बड़ी होती है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। अगला पड़ता है तारक का। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जंतु कोशिका में कौन पाया जाता है? तारक का है। यह बेलन जैसी रचना है। यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होती है। आप इस डायग्राम के अंदर देखिए कि ये सेंट्रोसोम होता है ना, ये बेलन के आकार के होते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका का प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट भाग है केंद्रक कोशिका को नियंत्रित करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। अब एक बात बताइए, यदि कोई किसी चीज़ को पूरे बॉडी को नियंत्रित कर रहा है तो उसको कोशिका का दिमाग ही तो कहा जाएगा ना। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की गई थी। इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 70 से 80% प्रोटीन,
10% DNA, 2 से 3% RNA, 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये केंद्रक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर कोशिका के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब जो पढ़ा है उसके आधार पर यहाँ पर आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। ये SI, SSC, RRB, NTPC का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा केंद्रक, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है ना, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाए जाते हैं, और जो ये लाइसोसोम होता है ना, इसका pH हो जाएगा 4.5 से 5 अम्लीय है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50S और 30S। ये यहाँ पर 5 नहीं है, ये S है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यह ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 4th क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन है थियोडर श्वान, रोबर्टो मैथियस लाइडेन, रुडोल्फ विर्चो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। आपको बता दें, जो स्वान और स्लाइडेन है ना, इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। यह आपको आगे बताया गया है, एक बार फिर से आपको बता देता है, जिससे आपको साथ के साथ फिर से याद हो जाए। कोशिका सिद्धांत मैथियस स्लाइडेन व थियोडर स्वान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन 6 दिया गया है, स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन है कोशिका, कोशिका द्रव्य, रिक्तियां, जीव द्रव्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, राइबोसोम क्या बनाते हैं। ऑप्शन है वसा, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, नाभिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन है हरितलवक, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि यहाँ पर मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस त्रुटि को जरूर सुधारेंगे। और आप इस चैनल पर जरूर बने रहे, क्योंकि आपको यहाँ पर जरूर सक्सेस मिलेगी। तो इस चैनल पर आप बने रहे। धन्यवाद।